नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मेरी एक सौतेली बहन थी। उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। वह बहुत सीधी सादी और मासूम थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। वह उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी, उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी, दिन रात उसे काम में लगाए रखती थी। कभी झाड़ू पोछा करवाती, कभी बर्तन धुलवाती, कभी कपड़े साफ करवाती। वह उसको नौकरानी की तरह रखती थी। उसे कभी अच्छा खाना नहीं देती थी। जब हम तब ताज़ा खाना खाते तो तब उसे बासी खाना थामा जाता था। कभी कभी तो खाना बचता भी नहीं था, तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। वह रोती थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। उसके कपड़े भी फटे पुराने होते थे। मेरी बड़ी बहन उसके लिए कभी नए कपड़े नहीं लाती थी। जब हम तैयार होते तो अच्छे कपड़े पहनते, तो वह कोने में बैठकर रोती थी। वक्त बीतता गया। वह छोटी बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह जवान हुई तो बहुत सुंदर दिखने लगी। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। उसका चेहरा चमकता था। उसके बाल लंबे और काले थे। लोग उसे देखकर तारीफ करने लगते थे। जब रिश्ते आते तो लड़के वाले उसे देखना चाहते थे, ना कि मेरी बड़ी बहन को। मेरी बड़ी बहन को यह बात बहुत बुरी लगती थी। उसे जलन होने लगी। उसने सोचा शुरू किया कि इस लड़की को कैसे बदसूरत बना दूं। वह हर दिन उसे कुछ ना कुछ बुरा बोलती, उसे डराती धमकाती। एक दिन उसे बहुत बड़ा धोखा किया। उसने कहा, मैं आज तेरे बालों में तेल डालूंगी, तेरे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। लड़की कुछ नहीं बोली। वह तो हमेशा चुप रहती थी। जब वह जमीन पर बैठी और मेरी बहन उसके बालों में तेल डाल रही थी, जब मेरी बहन ने जानबूझकर गरम गरम तेल उसके चेहरे पर गिरा दिया, वह बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर पूरा घर कांप उठा। तेल इतना गर्म था कि उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया था। उसकी चीख पूरी घर में गूंज रही थी। लेकिन मेरी बड़ी बहन ना तो उसे ढांढस बंधाया, ना ही उसे डॉक्टर के पास ले गई। उल्टा वह गुस्से से बोली, चिल्ला क्यों रही है? खुद ही गिरा लिया होगा तेल। लड़की की आंखों से आंसू भर आए। चेहरा लाल हो गया था और जगह जगह से छाले पड़ गए थे। मैं यह सब देख रहा था। लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। मेरी बहन बहुत ज़्यादा गुस्सैल और जिद्दी थी। उस दिन के बाद उसकी खूबसूरती जैसे कहीं खो गई। चेहरा खराब हो गया, दाग पड़ गई। जब अगले रिश्ते वाले आए तो उन्होंने मुंह फेर लिया। मेरी बड़ी बहन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लगा अब कोई उसकी सौतेली बहन को पसंद नहीं करेगा। लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। वो लड़की अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। उसने दर्द को अपने दिल में रख लिया, लेकिन हार नहीं मानी। वह हर दिन आईने में अपने जले हुए चेहरे को देखती और खुद से कहती, मैं हारूंगी नहीं। वो घर के काम अब भी करती थी, लेकिन अब वह किताबें भी पढ़ने लगी थी। चुपचाप रात को जब सो जाते तब वह रोशनी में किताबों खोलती। उसने ठान लिया था कि एक दिन वह कुछ बड़ा बनेगी। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक आग थी। मेरी बहन यह सब देखकर परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि वह लड़की अब भी हंस कैसे लेती है। एक दिन घर में एक और रिश्तेदार आया। वह बाहर देश से पढ़कर लौटा था और पढ़ा लिखा और समझदार था। वह मेरी बड़ी बहन से मिलने आया था, लेकिन उसकी नज़र उस जली हुई लड़की पर पड़ी। उसने सब कुछ महसूस किया। उसकी आंखों की सच्चाई, उसके बोलने का तरीका, उसके शांत स्वभाव। उससे उस लड़की के कुछ खास नजर आया। उसने मेरी बड़ी बहन से कहा, वो लड़की कौन है? मेरी बहन ने जल्दी से झूठ बोल दिया, एक नौकरानी है, बचपन में अनाथ हो गई थी, रहम खाकर रख लिया है। लेकिन वह आदमी समझदार था। उसने एक दिन मेरी उस सौतेली बहन से अकेले में बात की। उसने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो शब्द से परे था। उसने धीरे से पूछा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती? लड़की बोली, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है। उसने और सवाल नहीं किए, बस चुपचाप एक बैग में किताबें भरकर अगले दिन उसके लिए छोड़ गया। साथ में एक चिट्ठी थी, पढ़ो क्योंकि ज्ञान ही असली सुंदरता है।
लड़की की आंखें भर आई। किसी ने पहली बार उसके लिए कुछ अच्छा किया था। वह पूरी रात किताबों पढ़ती रही। उसमें अब एक नई रोशनी जल गई थी। वह आदमी कई बार घर आने लगा। वह हर बार उसकी हिम्मत बढ़ाता, उसे समझाता कि वो किसी से कम नहीं है। मेरी बहन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मेरी बहन को डरने लगने लगा कि कहीं उसकी सौतेली बहन दोबारा लोगों की नज़रों में ना आ जाए। उसने फिर से उससे धमकाना शुरू कर दिया, किताबें छीन ली, खाना बंद कर दिया। लेकिन अब लड़की डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी किताबें छुपा ली, भूख से भी हिम्मत नहीं हारी। वह अब पहले जैसी कमज़ोर बच्ची नहीं रही थी। उस आदमी को जब यह बात पता चली तो वह और भी नाराज़ हुआ। उसने मेरी माँ से बात की, लेकिन माँ ने भी बड़ी बहन का ही साथ दिया। उसने फैसला किया कि उस लड़की को घर से निकाल कर हॉस्टल भेजेगा और खुद उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। उसने लड़की से पूछा, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए? लड़की बोली, मैं डरती हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगी। उसने उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में करवाया। लड़की पहली बार स्कूल गई तो सब उसे देख रहे थे, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी दाग थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सबने उसे उसके हुनर से पहचाना। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके टीचर उसकी तारीफ करते दोस्त बनने लगे। उसका चेहरा भले ही जला हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान सबसे खूबसूरत थी। अब उसे अपनी सौतेली बहन की याद कम आने लगी थी। वह आज़ादी का स्वाद चख रही थी। उसके हर दर्द को अपने अंदर ताकत बना लिया था। वह स्कूल की टॉपर बन गई। उसका नाम अखबारों में आया। उसे स्कॉलरशिप भी मिली। उस आदमी ने हर कदम पर उसका साथ दिया। वह अब उसका मेंटर बन चुका था। लेकिन लड़की हर बार उसे देखती और सोचती, अगर यह मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो मैं कहाँ होती। उसने अपनी पहली स्पीच दी स्कूल में। उसमें उसने कहा, दुनिया चेहरे से नहीं दिल से खूबसूरत होती है। उधर घर में एक बड़ी बहन अकेले होती जा रही थी। उसकी शादी की उम्र निकल रही थी, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आता था। सब उसके घमंडी और जली कटी औरत कहते थे। जब रिश्तेदार को लड़की को तरीका के बारे में पता चला तो सब हैरान रह गए। जिन्हें जिंदगी भर तक तीर सहा, वही अब लोगों की प्रेरणा बन गई थी। मुझे गर्व हो रहा था कि मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मन कर रहा था कि जिकर उससे माफ़ी मांगूं। अब एक दिन वह लड़की छुट्टियों में घर आई। उसका आत्मविश्वास देखकर सब दंग रह गए। बड़ी बहन उसके सामने चुप थी। उसने सिर झुका लिया। लड़की ने बस एक बात कही, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं लड़की तुम्हारी नहीं बनना चाहती। उस दिन मेरी बहन पहली बार रोई। उसने महसूस किया कि जो जुल्म उसने किए, उससे सामने यह लड़की कितनी बड़ी हो गई थी। अब वह लड़की देश की एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी थी। वह स्कूल, कॉलेज और सेरेमनियर में जाकर अपनी कहानी सुनाती थी। लोग उससे जले हुए चेहरे को नहीं, उसकी चमकती सोच को याद रखते हैं। उसके एक किताब लिखी, मैं जली नहीं, मैंने जलाया दुनिया को अपने उजाले से। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। अब जब वह लड़की बड़ी हो चुकी थी, पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक नाम बन चुकी थी, लोग उसे सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि अंधेरे में उजाले की मिसाल कहते थे। एक दिन उसे एक इंटरनेशनल फोरम से बुलावा आया। उसे अमेरिका में एक बड़े मंच पर बोलने जाना था। यह उसके लिए एक सपना जैसा था। तैयारी जोरों शोरों से थी, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उसकी बड़ी बहन ने अचानक उसे फ़ोन किया सालों बाद। वो बोली, मैं बहुत बीमार हूँ, शायद ज़्यादा दिन ना बचे, एक दिन बार मिलने चाहती हूँ। लड़की के हाथ काँप गए। बचपन में जख्म फिर से ताज़ा हो गए, लेकिन उसे सोचा, जो माफ़ कर चुकी हूँ उसे अधूरा क्यों छोड़ूं। वह अपने शहर लौटी। जैसे ही वह पुराने घर में दरवाजे पर पहुंची, दरवाज़ा उसकी बहन ने खोला, जिससे कभी उसके चेहरे पर तेल डाला था। वह बहन अब बहुत कमज़ोर लग रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा,
आज जा बैठ। मैंने तुझे बहुत तरसाया जानती हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ खोया। लड़की चुप रही। कुछ पल के बाद बोली, जो तूने किया उसकी माफ़ शायद तू खुद को कभी ना दे पाए, लेकिन मैं तुझे माफ़ कर चुकी हूँ। तुझे सज़ा देने का काम ऊपर वाले का है। लेकिन इसी बीच एक और ट्विस्ट आया। उस बहन ने कुछ छुपा रखा था। रात को जब लड़की अपने पुराने कमरे में आराम कर रही थी, उसे दरवाजे के बाहर एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। वह चुपचाप उठी और दरवाजे के पास गई। उसकी बहन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, वो आ गई है। अब जो करना है जल्दी करो। मैं चाहती हूँ कि वह अब की बार वो पूरी तरह टूट जाए। लड़की सन्न रह गई। इतने साल बाद भी उसकी बहन का दिल नहीं बदला था। उसने सोचा था कि वह बहन बीमार है, बदल चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लड़की ने चुपचाप अगली सुबह घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही वह जल्दी निकलने की तैयारी हुई, लेकिन तभी कुछ लोग दरवाजे पर आए। 2 पुलिस वाले और एक एनजीओ की महिला। उन्होंने कहा, आपका नाम वही है ना? हमें जानकारी मिली है कि आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला है। लड़की चौंक गई। क्या? पता चला उसकी बहन ने उसकी पहचान के कागजों का इस्तेमाल कर कुछ गैर कानूनी काम किए थे और अब सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया जा रहा था। वह पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां एनजीओ की महिला ने धीरे से कहा, हमें शक था कि कुछ गड़बड़ है। आपके नाम पर किसी ने कुछ बैंक लोन किया है और कागजात में सब कुछ आपकी पहचान से जुड़ा है। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि बहन ने इतनी नफरत क्यों पाल रखी है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो चुप रहकर सब सहन करे, या फिर उसके हक के लिए लड़ाई शुरू करे। उसने वही किया, लड़ाई का ऐलान। उसने वकील से बात की, सारे कागज निकलवाए, बैंक रिकॉर्ड्स चेक करवाए। वह हर जगह जा जाकर खुद को बेगुनाह साबित करने लगी, जुट गई। उसका केस धीरे धीरे मीडिया से आ गया था। अब लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की जिसने इतनी मेहनत से नाम कमाया, वो किसी झूठे केस में कैसे फंस गई। लड़की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहाँ उसके कहा, जिसने मुझे पर जुल्म किया मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अब जब वह मेरी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। जांच तेज हो गई थी, सबूत सामने आने लगे और एक दिन पुलिस ने उसकी बहन को बुलाया। कड़ी पूछताछ के बाद उसे बहन ने सब सच कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही किया, लेकिन मुझे जलन थी। मैं कभी समझ नहीं पाई कि वह मुझसे बेहतर कैसे बन गई। लोग दंग रह गए। एक बहन जिसने बचपन में जुल्म किया, अब उसके नाम से पहचान छीनने की कोशिश कर रही थी। बहन को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की ने कोर्ट में बयान दिया, मैं सज़ा नहीं चाहती, बस अपनी पहचान वापस चाहती हूँ। कुछ महीने बाद सब साफ हो गया। लड़की बेगुनाह साबित हुई। उसका पासपोर्ट, नाम, बैंक अकाउंट सब वापस मिल गया। अब जब अमेरिका से फिर से बुलाया आया तो वह तैयार थी, लेकिन इस बार मंच पर पहुंचकर उसने कुछ अलग किया। वह बोली, मैं यहाँ उस औरत के कारण पहुंची जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया, मेरी बहन। अगर उसने मुझे नहीं जलाया होता तो शायद मैं जलने की ताकत सीख ही नहीं पाती। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसकी कहानी अब एक फिल्म बनने वाली थी। बड़े डायरेक्टर ने उसे साइन किया था। तुम्हारा कहानी हजारों की हिम्मत देगी। वह अब एक बोर्ड बन चुकी थी। राख से उठती चिंगारी। वह स्कूलों में जाती, जेलों में भाषण देती, औरतों के लिए कैंप लगवाती। एक बार फिर वह अपने उसी पुराने घर के सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह कोई आम लड़की नहीं, एक नाम थी। वह बोली, जिन दीवारों ने मुझे कैद किया था, आज मैं उन्हें तोड़ने आई हूँ। वह आज भी कहती है, चेहरे की सुंदरता कुछ नहीं, असली ताकत आत्मा की होती है। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हें बताते भी हैं, बस तुम हार मत मानो। अब वह एक किताबों पर काम कर रही थी। नाम है जख्म मेरे थे, जीत मेरी होगी। और यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी लड़की कभी रुकती नहीं। वो हर दर्द को बदल देती है। एक नई शुरुआत में कुछ समय बीत चुका था। वह लड़की अब एक आइकन बन चुकी थी। उसका नाम देश विदेश में लिया जाता था। एक दिन जब वह एक अवार्ड फैशनल में शामिल होने जा रही थी, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई
औरत का चेहरा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाई कौन है। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुझे तब से जानती हूँ जब तू पैदा हुई थी। लड़की चौंकी, कौन है आप? बूढ़ी औरत की आंखें भर आई, मैं तेरी माँ हूँ। उसके पैर जैसे जमीन से जम गई, उसकी आवाज़ कांपने लगी। आप क्या कह रही हैं? बूढ़ी औरत बोली, तेरी सौतेली बहन तेरी सौतेली नहीं, सगी बहन है, और जिस औरत को तू माँ समझती है वो असल में तेरी मौसी थी। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगा था। उस औरत ने आगे बताया, जब तू पैदा हुई थी तो मैं बहुत बीमार थी। तेरी मौसी जो मेरी बहन थी तुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने कहा कि तू कुछ दिन उसके पास रह, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं दी। मैं कमज़ोर थी, मजबूर थी, लेकिन आज इतना सहन नहीं कर सकती। अब सच तुझे जानना होगा। लड़की की आंखें में आंसू भरने लगे। जिस रिश्ते को उसने सौतेला मानकर सहा, वो तो असली ही उसकी सगी बहन और सगी माँ निकली। लेकिन उसने सवाल भी पूछा, इतने साल आपने चुप क्यों रहना पसंद किया? बूढ़ी औरत बोली, मैं डर गई थी कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगी, पर जब मैंने तुझे टीवी पर बोलते देखा तब हिम्मत जुटा पाई। अब उस लड़की के लिए यह एक और बड़ा मोड़ था। उसे अब समझ आ रहा था कि बचपन की नफरत क्यों इतनी गहरी थी, क्योंकि उसकी मौसी उसे हमेशा एक दुश्मन की तरह देखती रही। वह अपनी असली माँ के साथ कुछ दिन बिताते गई। वही उसे एक पुराना बैसा मिला जिसमें बचपन की कुछ चीज़ें थी, उसका पहला खिलौना, जन्म का सर्टिफिकेट और एक चिट्ठी उसकी माँ ने तब लिखी थी जब वह बच्ची थी। उसने लिखा था कि मेरी बच्ची, अगर तू यह चिट्ठी कभी पढ़े तो जान ले, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, हालातों ने मुझसे तुझे छीन लिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। यह पढ़कर लड़की फूट फूट कर रोई। जिस प्यार को वह तरसती रही वो कभी उसके पास था, बस छुपा हुआ। अब वह अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन माँ बहुत बीमार थी। उसे कैंसर था, आखिरी स्टेज। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा समय नहीं है। लड़की ने अब अपना सारा काम रोक दिया। वह अपनी माँ को हर दिन अपनी कहानियाँ सुनाती, माँ की दवाइयाँ देती, साथ में वक्त बिताती। एक दिन माँ ने कहा, एक वादा कर, तू उस बहन को माफ़ कर दे जिसने तुझे इतना दर्द दिया, वो भी मेरी बेटी है। लड़की चुप रही, लेकिन उसके दिल में माफ़ी का बीज फिर से उगने लगा। माँ ने जाने के बाद उसने खुद को कुछ दिन के लिए सबसे दूर कर लिया। वह एक पहाड़ी गांव में चली गई जहां शांति थी, पेड़ थे और बस वो थी। लेकिन एक दिन वहां एक एनजीओ के कॉल आई। उन्होंने कहा, एक लड़की है जो आपकी कहानी से बहुत प्रेरित है, वो आपसे मिलना चाहती है। लड़की बोली, अब मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। लेकिन जब उन्होंने कहा वो लड़की जेल में है और उसका नाम आपकी बहन से मिलता है, तो वह चौंक गई। वो जेल पहुंची, वहां देखा उसकी बहन एकदम बदल चुकी थी। वह अब गुस्से वाली नहीं, टूट चुकी थी और शर्मिंदा इंसान थी। जिससे वह बहन ने उसे देखा, उसके पैर पकड़ लिए। मैं जानती हूँ मैं दोषी हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे जलाया, तुझसे जलन की, लेकिन तू माफ़ कर दे एक बार। लड़की की आंखें भर आई, तूने मेरी पहचान छीनी, मेरा चेहरा जलाया, मेरे बचपन लूटा और अब माफ़ी। बहन बोली, हाँ, क्योंकि तू अब भी मेरी बहन है और माँ की आखिरी बात भी तेरे लिए थी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप चली गई। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। उसकी माँ की आवाज़ बार बार कानों में गूंज रही थी, दोनों मेरी बेटियां हैं। सुबह होते ही वह फिर जेल गई। इस बार वह बहन को देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं तुझे सज़ा नहीं दूंगी, लेकिन अब तू अपने गुनाह को भरपूर करेगी मेरे साथ काम करके, उसी संस्था में जहां मैं लड़कियों को हिम्मत देती हूँ। बहन रोते हुए बोली, क्या तू सच में? हाँ, क्योंकि तू गिरी थी, लेकिन अब तुझे उठना होगा खुद को माफ़ करने के लिए। बहन को जमानत मिली और वह एनजीओ में काम करने लगी।
अब वह बच्चियों को पढ़ाती, उसकी मदद करती, वह सबको बताती मैंने गलत किया, लेकिन अब जो मैंने अपनी बहन की तरह बनना चाहती हूँ। लोगों को उसकी कहानी जानकर यकीन नहीं होता कि जो लड़की कभी जलन में जी रही थी अब रोशनी बांट रही है। उस लड़की ने एक नया मंच शुरू किया, दूसरा मौका, जहाँ वह लोग आते थे तो कभी बुरे रास्ते पर थे लेकिन अब बदलना चाहते थे। आज तो जब वह लड़की मंच पर बोलती है तो कहती है, मैं सिर्फ एक जली हुई लड़की नहीं, मैं एक बहन हूँ जिसने माफ़ किया, एक बेटी जिसने माँ को पाया और एक इंसान जिसने खुद को समझा। अब वह लड़की देश भर में एक मिशन चला रही थी, दूसरा मौका, जो उन लोगों के लिए था जिन्होंने समाज में ठुकरा दिया था। एक दिन एक लड़की उसके एनजीओ आई। वह बेहतर डरी सहमी और थी। उसकी उम्र करीब 13-14 साल रही होगी। वह किसी से बात नहीं कर रही थी। उसने उसे धीरे से पास बुलाया और कहा, डर मत, मैं भी तुझे जैसी थी। बोल क्या हुआ? लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरी माँ जिंदा है लेकिन मुझे बेचैनी से की कोशिश की जा रही है। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी उसकी अपनी आंखों में था। उस बच्ची की बात सुनकर उससे झटका लगा। उसने तुरंत पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर को बुलाया, लेकिन जब बच्ची की माँ की फ़ोटो पुलिस ने दिखाई, लड़की कुछ और देख रही थी। फिर उसके हाथ में फ़ोटो गिर गई। वह तस्वीर किसी की और की नहीं, उसकी मौसी की थी, वही जिसने उसके साथ जुल्म किए थे। अब कहानी एक बार फिर पलट गई थी। जिस औरत ने उसके साथ बर्बरता की, अब वही किसी और मासूम के साथ वही कर रही थी। वह अब दोहरी लड़ाई लड़ने के तैयार थी, बच्ची को न्याय दिलाने की और उस औरत को सजा दिलवाने की जो अब भी मासूम जिंदगियों को तोड़ रही थी। उसने कानून कार्रवाई शुरू की, सबूत जुटाए, एनजीओ की रिपोर्ट तैयार करवाई, बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट भी साथ रखी। मीडिया ने जब यह खबर उठाई, एक लड़की ने अपनी ही पूर्व गुजरनीय पर मानविक तरीके के केस किया, तो सब चौंक गए। अब उस औरत को समाज के सामने बेनकाब करने का वक्त आ गया चुका था। उसकी मौसी ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया। उसने कहा, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है, यह लड़की हमेशा से मेरे खिलाफ रही है। लेकिन बच्ची की गवाही ने सब बदल दिया। बच्ची ने डरी आवाज़ में कहा, उसने मुझे खाने के बदले लड़कों को परोसा और बोले कि यही तेरा नसीब है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अब लड़की के पास सिर्फ एक जवाब था, नसीब नहीं बदलते, बदले जाते हैं। मौसी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जब जेल जा रही थी तो लड़की ने उसे एक बार देखा। वही औरत जो उसे अनाथ कहती थी अब खुद सबसे कटी हुई और बेसहारा लग रही थी। लेकिन लड़की के सिर झुका लिया। अब वह मौसी के लिए नफरत नहीं, तरस महसूस कर रही थी। जिसने कभी मुझे जलाया, आज वो खुद अपने कर्मों के जेल रही है। वह अब उस बच्ची को अपने साथ रखती है, उसकी पढ़ाई, इलाज और मानसिक सहारा सब खुद उठाती है। धीरे धीरे वह बच्ची खेलने लगी। अब वह एनजीओ में और लड़कियों को पढ़ाने लगी। लड़की ने बच्ची से कहा, एक दिन पूछा, तू बड़ी होकर क्या बनने चाहती है? बच्ची बोली, आप जैसी, जो सबको बचा सके। वह मुस्कुराई। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब एक नई चुनौती सामने थी। उसकी संस्था को इंटरनेशनल पेंडियम मिलनी थी, जिसके शर्त थी कि उससे टेस्ट बोर्ड के लिए कोई सरकारी व्यक्ति होना चाहिए। तभी एक दिन एक युवा अधिकारी उसके मिलने आया। उसने कहा, मैं आपकी कहानी में बहुत प्रेरित हूँ और आपके टेस्ट में शामिल होना चाहता हूँ। उसका नाम आरव सिंह, IAS अधिकारी। और यही आया कहानी में एक नया मोड़। आरव उसने मिलने आता रहा। वो काम की बात करता, लेकिन नज़रों में कुछ और था, सम्मान, जुड़ाव और एक अथवत अपनापन। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे, फिर साथ मुस्कुराने लगे। एक दिन आरव ने पूछा, तुमने इतनी नफरत देखी, क्या अब प्यार पर भरोसा कर पाओगी? वह बोली, अगर तू साथ हो तो शायद हाँ। आरव ने उसी जगह उसे प्रपोज किया।
वहाँ उसकी ज़िंदगी ने मोड़ लिया था। पुराने घर के सामने वह बोली, जहाँ तुम्हें तोड़ा गया वहीं से मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसने हाँ कहा, आंसू भरे मुस्कान से साथ। अब कहानी में प्यार, पुनर्जन्म और भरोसे की नया शुरुआत हो चुकी थी। शादी बहुत सादगी से हुई, कोई बड़ी सजावट नहीं, सिर्फ वो लोग उस जिससे उसे नई जिंदगी मिली थी। उस बच्ची के कन्यादान किया। उसकी बहन जो अब सामाजिक वेका बन चुकी थी ने चूड़ियाँ पहनाई। लड़की ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं जली थी लेकिन राख नहीं बनी। मैंने खुद को फिर से जोड़ा और अब पूरी हूँ। एक छोटी बेटी, एक बहन, एक माँ और एक पत्नी भी। मेरी कहानी हर उस लड़की की है जिस दुनिया में तोड़ना चाहा। लड़की वो झुकी नहीं, अब वह शादीशुदा जिंदगी में कदम रख चुकी थी। आरव के साथ दिन बीत रहे थे। प्यार, समझदारी और एक नया सुकून उसके जीवन में आ चुका था। लेकिन सुकून ज़्यादा दिन टिकता कहाँ है। शादी के 1 साल बाद जब उसने माँ बनने की बात की तो एक झटका लगा। डॉक्टर ने कहा, आप माँ नहीं बन सकती। वो चुप रह गई, आंखें सूख गई। क्या? डॉक्टर बोला। चेहरे की जलन की समय कुछ दवाइयाँ को साइड इफेक्ट था। उस वक्त इलाज ठीक नहीं हुआ और अब बच्चा होना नामुमकिन है। उसकी आंखें रात भर नहीं लगी। वो अकेले बैठकर अंधेरे में खुद से पूछती रही, क्या मैं अधूरी हूँ? आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा, हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं और तू अधूरी नहीं, तू ही तो पूरी दुनिया में मेरी है। पर उसे अंदर से कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। उसे माँ बनने में ख्वाहिश सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, अपने अधूरे बचपन को भरने के लिए थी। वह अब दिन रात बस अनाथ बच्चों को बीच रहना चाहती थी। उनका खाना बनाना, उनका पढ़ाना, उनके साथ सोना, यह उसका नया सुकून बन गया था। एक दिन जब वह शाम को बच्चों को कहानी सुना रही थी, एक बच्ची उसके पास आकर बोली, क्या आप मेरी माँ बनेगी? वह चौंकी। वो बच्ची थी वही जैसे मौसी ने बचाने की कोशिश की थी। लड़की ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं पहले ही बन चुकी हूँ, बस तुझे एहसास नहीं हुआ। उसने बच्ची को गोद ले लिए का फैसला लिया। लेकिन तभी आया कानून झटका। लंदन वेलफेयर बोर्ड ने कहा, आपका केस पहले विवादित रहा है। आपकी पूर्वग्रहणी पर मानविक तरीकार का केस है, इसलिए गोद लेने का इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो तिलमिला उठी। उसने मेरे चेहरा छीन गया, फिर मेरा नाम और मेरी माँ बनने का अधिकार। लेकिन उसे हार नहीं मानी। उसने केस लड़ा, हर धोखेबाज पर मेडिकल रिपोर्ट और अदालत के पुराने फैसले निकल कर सामने रखे। इस केस की सुनवाई पूरे देश में चर्चा की विषय बन गई। अखबारों में छुपा, क्या एक लड़की जैसे समाज के नकारा वो माँ बनने लायक नहीं। लोग उसके समर्थन में उतर आए। महिला वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, एक इंटरनेशनल संगठन ने भी उसके हक में बनाया दिया। माँ वही नहीं जो जन्म दे, माँ वो भी है जो जीवन दे। अब कोर्ट का फैसला आने वाला था। सांसें थमी हुई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया, सिर्फ समाज की मान्यता से कोई माँ नहीं बनती। जिसने अपने जीवन में अनगिनत बेटियों का सहारा दिया, वही सबसे बड़ी माँ है। गोद लेने की अनुमति दी जाती है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसने बच्ची को गले लगाया, अब तू सिर्फ मेरी नहीं, मेरी तेरी भी हूँ। अब वह देश भर में माँ शब्द को एक नई परिभाषा देने का काम कर रही थी। उसने एक नई मुहिम शुरू की, नाम से नहीं, काम से माँ बनो। हर बच्ची को उससे सिखाया, तू जन्म भले अनजान हो, लेकिन तेरी भविष्य तेरे हाथों में है। लोग उसे अब इंडिया हैविंग मदर कहने लगे थे। एक दिन जब वह इंटरनेशनल मंच पर भाषण देने गई तो एक विदेशी महिला पत्रकार ने उससे पूछा, तुम इतनी बार टूटी, कैसे फिर खड़ी हुई? उसने जवाब दिया, मैं टूटी नहीं, गढ़ी गई। अब उसकी कहानी एक और एंटरटेनमेंट में बदला जा रहा था। नेटफ्लिक्स, बीबीसी और कई चैनलों में उसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनने चाहते थे। लेकिन तभी एक और मोड़ आया।
वह बच्ची जिसे अपने गोद लिया था वह 17 साल की हो गई थी। और एक दिन उसने कहा, मुझे मेरी असली माँ से मिलना है। वह चौंक गई, डर पीड़ा और एक अनजाना डर फिर से दिल में उठने लगा। तुम मुझसे खुश नहीं? बच्ची ने कहा, आपसे बहुत खुश हूँ, पर जानना चाहती हूँ कि जिसने मुझे जन्म दिया वो कौन थी। अब कहानी एक और दिशा में मुड़ चुकी थी। एक बार फिर उसे अपनी ही तरह किसी और के सच की तलाश में उसकी मदद करनी थी। उसने बच्ची का हाथ थामा और कहा, अगर तू सच्चाई चाहती है तो मैं तेरे साथ चलूँगी, पर एक बात याद रखना, खून से रिश्ता जन्म देता है पर प्यार से रिश्ता जीने की वजह। वह अब अपने गोद ली हुई बेटी अवनी के साथ अपनी असली माँ की तलाश में निकली थी। अवनी चुप थी, उलझी हुई थी। लड़की के ने उसका हाथ थामा और कहा, डर मत, जो भी होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। उन्होंने सबने पहले उस गांव में जाने तय किया कि अवनी ने जन्म लिया और रिकॉर्ड होने में उम्मीद थी, लेकिन वहां पहचानने पर उन्होंने पता चला कि अवनी का जन्म सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं। गांव के एक बूढ़े चौकीदार ने उन्होंने एक पुरानी डायरी का नाम बताया, सरोज अम्मा। वही हर घर में बच्चों का जन्म करती थी। वो दोनों सरोज अम्मी के पास पहुँचे। सरोज अम्मी की आंखें कमज़ोर पर याददाश्त तेज थी। जब उन्होंने अवनी की तस्वीर दिखाई तो अम्मी कांप गई। धीरे से बोली, इस बच्ची को मैंने नहीं, एक औरत ने चोरी किया था। सन्नाटा। क्या? सरोज अम्मी ने कांपते हुए कहा। बच्ची का जन्म अस्पताल में हुआ था, पर माँ बेसुध थी। तभी एक औरत आई, उसकी शक्ल तुम्हारी मौसी से मिलती थी। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप यकीन से कह सकती हैं? अम्मी बोली, हाँ, और उस बच्ची का असली नाम था आर्या। अब यह सिर्फ तलाश नहीं थी, एक अतीत की लाशें उड़ने लगी जैसा था। लड़की का सिर घूमने लगा। उसने अपनी मौसी को हमेशा शोषण करने देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी की जिंदगी ही चुरा ली थी। अवनी जैसे उस अपनी बेटी मान चुकी थी, असल में किसी और माँ की कोख से आई थी, और उस माँ को कभी अपनी बच्ची को चेहरा तक नहीं दिखाया गया। अब सवाल था, कहाँ है वो माँ? उन्होंने पुराने अस्पताल में रिकॉर्ड कलाने घंटों की मेहनत के बाद एक नाम मिला, नीला सिंह। उसी दिन उसे तारीख पर एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बच्ची का नाम, रिकॉर्ड और माँ तीनों गायब कर दिए गए थे। जब लड़की ने पता लगाया कि नीला सिंह अब कहाँ है, जवाब मिला, एक मानसिक पुनर्वास केंद्र में। दिल बैठ गया। वह दिनों उसी पुनर्वास केंद्र पहुंची। वहां एक महिला थी, शांत, चुप और अपनी ही दुनिया में खोई हुई। बाल बिखरे हुए, आंखें खुली और हाथों में टूटा फूटा गुनगुना। डॉक्टर ने बताया, 15 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। एक दिन आई थी, कहती थी मेरी बच्ची को कोई ले गया। सबने कहा कोई बच्ची नहीं है, और धीरे धीरे इसका दिमाग साथ छोड़ गया। लड़की का दिल फट गया। अवनी की आंखों में आंसू थे। लड़की ने धीरे से नीला के पास जाकर अवनी का हाथ उसके हथेली पर रखा। पहले तो नीला ने कुछ महसूस नहीं किया, फिर अचानक उसकी उंगलियां हरकत में आई। उसने अवनी का चेहरा देखा, ध्यान से, धीरे से, और फिर फुट फुट कर रो पड़ी। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, आर्या। अवनी भी रोने लगी। उस दिन वो दिनों माँ बेटी बन गई, बिना एक शब्द के, बिना कोई सबूत के, सिर्फ दिल से। लड़की अब एक बार फिर मोड़ पर खड़ी थी। उसने अवनी से पूछा, अब तू क्या चाहती है? अवनी बोली, आप दोनों मेरी माँ हो। एक ने मुझे जन्म दिया और एक ने मुझे जीना सिखाया। वह तीनों अब एक साथ रहती थी, एक घर में, एक रिश्ते में, एक भरोसे से। अब लड़की ने एक नया मिशन शुरू किया, लापता माई। एक अभियान जो उन औरतों को खोजता था जिसने उनकी संतानें छीन ली गई, और उन बच्चों को जिससे उसका खून का रिश्ता छीन लिया गया। हजारों महिलाएं जुड़ने लगी। हर रोज एक माँ और एक बच्चा एक दूसरे से मिलते।
देश अब सिर्फ उनकी कहानी नहीं, हजारों कहानियों का घर बन रहा था। एक दिन लड़की मंच पर खड़ी थी, भीड़ शांत थी। उसने कहा, मुझे कभी माँ बनने से रोका गया, पर मैं हर उस माँ की आवाज़ बन गई जो किसी अस्पताल में किसी कोने में अपने बच्चे के नाम का इंतज़ार करती है। माँ होने सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं, माँ होने एक कसम है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तालियां गूंज उठी। अब वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। अब उसकी जिंदगी एक नई रोशनी से भर चुकी थी। नीला अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लगी और अन्वी को देखकर उसकी आंखें में हमेशा एक संतोष होता था। लड़की अब 2 बेटियां की माँ थी, एक जन्म से और एक कर्म से। आरव भी अब पहले से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, एक साथी, एक पिता और एक पत्थर के रूप में। एनजीओ अब सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। लापता माई और दूसरा मौका जैसे अभियान में देश भर में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को, बच्चों को नया जीवन मिला था। लड़की को संथरन राष्ट्रीय यूएन की ओर से ग्लोबल मदर ऑफ होप का अवार्ड मिलने वाला था। जब यह खबर आई, वह मुस्कुराई और बोली, अब शायद मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचेगी। अवार्ड समारोह न्यूयॉर्क में था। पूरा परिवार, आरव, अन्वी और नीला उसके साथ गया। उसने मंच पर पहुंचकर भाषण दिया, जिसमें उनकी अपनी कहानी नहीं, उन हजारों आवाज़ों की बात थी जो कभी सुनी नहीं गई। मैं जली थी, टूटी नहीं, पर आज भी खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पास वो लोग हैं जिन्होंने मुझे फिर से गढ़ा। अगर आप किसी के लिए उम्मीद बन सकते हैं तो समझिए आपने जीना सीख लिया। यूएन से लौटते वक्त न्यूयॉर्क में एनकाउंटर पर एक लड़की उसके पास आई। एक्सक्यूज़ मी, आर यू द इंडियन मदर? वह मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। लड़की बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपकी कहानी में मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अपनी सौतेली बहन से नफरत करती थी, लेकिन आज वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लड़की ने कहा, आपकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं, दवाई है। भारत लौटकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक स्कूल की स्थापना, शांति गृह, बिटिया का ना अपना घर। यह सिर्फ अनाथ लड़कियों के लिए नहीं था, बल्कि उन सब के लिए था जिनका आत्मसम्मान कहीं खो गया था। यह उन्होंने पढ़ाया जाता था, सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि अपने गाहों को लड़ने की हिम्मत। अब अपनी कॉलेजें जाने लगी थी, मानव विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी, ताकि वो भी किसी की और भी माँ जैसे बने। नीला एक सोशल वर्क बन चुकी थी। अब वह गांव-गांव जाकर औरतों को उनकी अधिकार बताती। आरव ने अपने ट्रांसफ़र दिल्ली से रह करवा लिया, ताकि वह ज़्यादा वक्त परिवार के देश बिता सके। और लड़की, वो अब भी वही थी, मजबूत, शांत और माँ की तरह सबकी अपनी। एक शाम छत पर बैठी पर पुराने एक बल देख रही थी। उसने एक फ़ोटो भी जले हुए चेहरे की, एक अस्पताल की और फिर धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदलते पलों की। तभी अवनी उसके पास आई और बोली, माँ, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा जीवन ऐसा होगा? वह मुस्कुराई और बोली, नहीं, लेकिन शायद यह वही जीवन है जो मेरे जैसे लोगों के लिए लिखा जाता है, दर्द से शुरू होकर उम्मीद पर ख़त्म। उसने अब किताब लिखनी शुरू कर दी। शीर्षक था, मैं अधूरी नहीं। यह किताब सिर्फ उसकी आत्मकथा नहीं थी, बल्कि उन लाखों औरतों की आवाज़ थी जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अधूरी छोड़ दी गई थी। प्रकाशन ने पहले ही हफ्ते की किताब बेस्ट लेकर बन गई। उसी साल उसे भारतीय सरकार की ओर से प्रतिष्ठा सम्मान मिला। कार्यक्रम ने जब उसका नाम पुकार गया तो पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाई। उसने मंच पर जाकर सिर्फ एक पंक्ति कही, आज मेरी माँ देख रही होगी कि उनकी बेटी सिर्फ जिंदा नहीं है, वो किसी और की जिंदगी बन चुकी है। अब वह लड़की नहीं रही,
वह एक माँ, एक आवाज़, एक मिसाल बन चुकी थी। उसका घर अब बच्चों की हंसी से गूंजता था। हर कमरे में किताबें खोलने और नई कहानियों जन्म लेती थी। हर रोज़ वह सूरज को देखकर कहती, मैं आज भी जिंदा हूँ और अब पूरी हूँ। कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बस विराम लेती है और फिर किसी और के जीवन में फिर से शुरू हो जाती है। समाप्त। धन्यवाद।